बुक माई शो जूक बॉक्स प्रस्तुत करता है फैंटम पांडे। मैं देहरादून में था गायत्री के मर्डर के सिलसिले में, जिसे एक्सीडेंटल डेथ माना गया था। कातिल ने एक बड़ा ही सिंपल पुराना टेक्स्ट बुक तरीका इस्तेमाल किया था। सीढ़ियों पर काला नायलॉन थ्रेड बांध देना, जिससे जो भी उतरे उसका पैर अटके और वो गिरे। जाहिर है इस तरीके में कातिल का पता चलना या उसका कोई क्लू मिलना नामुमकिन था। जो मरा था वो थी गायत्री, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक। उनकी 2 विल्स थी, यानी वसीयत, एक शादी के पहले बनाई, दूसरी शादी के बाद। शादी गायत्री ने हाल ही में 51 साल की उम्र में की थी, और वो भी अपने से 15 साल छोटे बंदे से। तो नेचुरली ये बंदा शिवेंद्र सस्पेक्ट नंबर 1 था। लेकिन ये भी हो सकता था कि फैमिली में से किसी ने विल बदलने की बात पर चिढ़कर उन्हें मारा। जो नायलॉन थ्रेड का इस्तेमाल किया गया था डेथ में, वो दरअसल फिशिंग लाइन थी, और फैमिली में राइमा और विवेक को फिशिंग का शौक था, और वो धागे की रील भी रखते थे। विवेक की वाइफ प्रिया को विवेक पर शक था। यकीन था कि उसी ने मर्डर किया है। मुझे गायत्री का रूम इन्वेस्टिगेट करते हुए उनकी राइटिंग पैड के पन्ने पर उनका लिखा आखिरी खत का इंप्रेशन मिला। वो पेन दबाकर लिखने वालों में से थी, और ये इंप्रेशन पढ़कर मुझे कातिल का अंदाजा हो गया था। लेकिन क्योंकि यहां सभी सस्पेक्ट थे मेरे लिए, मैं कोई कंक्लूजन नहीं करना चाहता था फिलहाल। आप सुन रहे हैं फैंटम पांडे का दिलचस्प केस वहशी प्रेम का 3रा भाग। मैंने डिसाइड किया मुझे घर से बाहर निकलना चाहिए। एक तो मैं एमएलईज चेक करना चाहता था, विवेक के बारे में और जानना चाहता था, प्लस मैं यहाँ के किसी अखबार के ऑफिस जाकर चेक करना चाहता था कि गायत्री और उसकी फैमिली के बारे में कभी कोई न्यूज छपी है तो क्या। लेकिन जैसे ही मैं मेन डोर खोलकर बाहर स्टेप करने लगा, मैं एक शख्स से टकराया, और उस शख्स की शक्ल देखकर मेरे मुंह से निकला, आप तो रात तक आने वाले थे। जी, आप फैंटम होंगे, फैंटम पांडे। और आप हैं शिवेंद्र। जी सर, कहीं जा रहे थे क्या? आइए ना, अंदर ही बैठते हैं। मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ। सवेरे विशाल भाई का एसएमएस आया तो मैंने उनसे कहा कि रात तक पहुँचता हूँ। फिर चेक किया तो रिकॉर्डिंग तो कंप्लीट ही थी, बस फाइनल मिक्स चेक करने जाना था स्टूडियो। तो मैंने सोचा छोड़ दो यार, रिकॉर्डिस्ट अपना काम ठीक ही करेगा। सो बस मैंने गाड़ी बुक की और चलाया। शिवेंद्र अंदर बढ़ा और मैं उसके पीछे। हम वहीं सोफे पर बैठे, एंड ऑन क्यू भीम सिंह भी अपीयर हुआ। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो भीम सिंह? यार चाय पिला दो अदरक वाली। फैंटम सर भी पियेंगे। भीम सिंह गया और शिवेंद्र मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। आप इतने यंग होंगे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। मुझे लगा कोई उम्र वाले पांडे जी होंगे। फैंटम भाई, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है गायत्री का एक्सीडेंट ही हुआ था या? सर मैं तो यहाँ नहीं था उस दिन। इनफैक्ट उसके 2 दिन पहले ही मैं दिल्ली चला गया था। आप चेक कर लो, मैं अपनी गजलों का एल्बम निकाल रहा हूँ ना। 8 गजल रिकॉर्डिंग है, बाय गॉड बहुत अच्छा है। आपको सुनाऊंगा, आप भी बताना कैसी लगी। आप तो शक्ल से मुझे म्यूजिक लवर लग रहे हो। आपका फीडबैक तो जरूर ही लूंगा मैं। और फैंटम भाई, अपनी अम्मा और बाबूजी की कसम खाता हूँ, मुझे प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। गायत्री बहुत प्यार करती थी मुझसे। मैंने तो लाइफ में पहली बार प्यार क्या होता है उन्हीं से सीखा है। सर 16 साल का था मैं, मुंबई चला गया था हीरो बनने। पहले 10 साल इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया, फिर थोड़ा बहुत संगीत आता था। तो बाबूजी मेरे मंदिर में कीर्तन करते थे ना गांव में, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि गाने का स्ट्रगल करो, तो वो शुरू कर दिया। अब फिल्म इंडस्ट्री में तो क्या ही काम मिलता है, होटलों में गाने का चांस मिला, तो मैंने उसी को अपना करियर बना लिया। दिल्ली के एक 5 स्टार ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली की एक पार्टी है खन्ना एंड सन्स, एक्सपोर्ट का बिजनेस है उनका। खन्ना साहब हमारे होटल में रेगुलर आते थे। उन्हें मेरा गाना पसंद आ गया, तो उन्होंने कहा कि चलो शिवेंद्र, तुम्हारी गजलों का एल्बम बनाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ सर अपनी लाइफ से। मतलब आप ही सोच लो ना, मुझ जैसे बंदे को गायत्री जैसी बीवी मिलती है, ठीक ठाक सा मेरा करियर है, मैं क्यों कोई पंगा करूंगा? ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना शराब पीता हूँ। शिवेंद्र और आधे घंटे बोलता रहा और मैं सुनता रहा। चाय आई, हमने पी, और शिवेंद्र बोले जा रहा था। कैसे एक शाम उसका गजल का प्रोग्राम था यहीं देहरादून क्लब में, और वहीं उसकी मुलाकात गायत्री से हुई।
गायत्री ने अपने घर इनवाइट किया, एक प्राइवेट बैठक ऑर्गेनाइज की यहीं इसी घर में। फिर 2-3 बार दिल्ली आई गायत्री शिवेंद्र को मिलने, उन्होंने डिनर्स किए साथ में। फिर गायत्री ने शिवेंद्र को हॉलिडे पे इनवाइट किया, दोनों उदयपुर गए और बस उदयपुर में ही एक शाम पिचोला लेक में बोटिंग करते हुए गायत्री ने शिवेंद्र से शादी का प्रपोजल रखा। सर आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ गायत्री ने मुझे प्रपोज किया और मेरा मोबाइल बजा। खन्ना साहब ने एल्बम की बात छेड़ी और मुझे मुंबई से एक पुराने दोस्त का भी फोन आ गया कि भाई अपनी फिल्म बना रहा हूँ, एक गजल तो तुझे गानी होगी मेरी फिल्म में। गायत्री बहुत लकी थी मेरे लिए सर। गायत्री की जिस दिन मैंने अस्थियां बहाई ना गंगा में, उसके अगले दिन मैंने एक गजल रिकॉर्ड की। आप वो सुनना, शायद मैंने ऐसा कभी पहले गाया ही नहीं। और रिकॉर्डिंग के बाद मैं रोने लगा, 2 दिन तक रोता रहा। इस वक्त शिवेंद्र से मिलकर मेरा पहला इंप्रेशन बंदे के बारे में यही था कि इसने गायत्री का मर्डर नहीं किया था। प्लानिंग में शामिल हो भले, लेकिन जिस टेक्निक से गायत्री को मारा गया था वो सोचने के काबिल ये बिल्कुल नहीं था। मैं इसके साथ बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे केस सॉल्व करना था और उसके लिए और जानकारी चाहिए थी बाकी लोगों के बारे में। सो मैंने उससे कहा, भाई एक्सक्यूज मी शिवेंद्र, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं शाम को तुमसे फिर मिलूंगा। जरूर फैंटम भाई, मैं यही हूँ। आपने मेरी गजलें भी सुननी है। मैंने स्माइल करते हुए सर हिलाया और मैं बाहर निकला। अब मैं पहले देहरादून क्लब गया और मैंने वहां कुछ पूछताछ की गायत्री के बारे में। फिर मैं लोकल न्यूज़पेपर के ऑफिस गया और वहां मैंने बाकी का पूरा दिन बिताया। पिछले 10 साल के न्यूज़पेपर्स छान मारे मैंने और बहुत ही सेटिस्फाइड मार्शल्स मैंशन लौटा। मैं एमिलीज भी जाना चाहता था, लेकिन वो दूर था, सो ये डिसाइड किया कि कल जाऊंगा। विवेक ने कहा था आज डिनर साथ करेंगे, सो मैं भी नहा धोकर चेंज करके हॉल में आ गया। ठीक 8:15 बजे मुझे कनिका मिली। आज दिन भर ही तुम बाहर रहे, शिवेंद्र से मिले? वो आ गया है? हाँ, एक मुलाकात हो चुकी है। क्या लगा? आ जाने दो सबको। बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रिया से भी कहना कि मैं चाहता हूँ वो डिनर सबके साथ करे। कनिका ने सर हाँ में हिलाया और वो किचन की ओर चली गई। जरा डिसअपॉइंटेड थी वो, शायद मुझसे यही सुनना चाहती थी कि हाँ, शिवेंद्र से मिलकर आई एम श्योर वही कातिल है। सरप्राइजिंगली 8:30 बजे सभी डिनर टेबल पर मौजूद थे, सिवाय प्रिया के, और सब चुपचाप बैठे हुए थे। ना कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था, ना बात कर रहा था। सो मैंने ही चुप्पी तोड़ी और कुर्सी से उठते हुए दाल का पतीला उठाया। दाल बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है। ये पहाड़ी दाल है, आई होप तुम्हें पसंद आएगी। बहुत ही स्वादिष्ट होती है और पौष्टिक भी। बस नए मालिक ने कह दिया, अब तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी फैंटम। शिवेंद्र के बोलने पर विवेक ने भी उसे बड़ी एक डर्टी लुक दी। किसी तरह खामोशी में खाना खत्म हुआ और जब हाथ धुलने लगे टेबल पर, तो मैंने अपना हाथ पोंछते हुए कहा, मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे यहाँ कनिका जी ने बुलाया था गायत्री की डेथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पुलिस उनकी डेथ को एक्सीडेंटल मान चुकी है, बट लेट मी टेल यू ऑल कि गायत्री की डेथ एक प्लान्ड मर्डर था। मेरे ये कहते ही सबके होश उड़ गए। मैं बोलता रहा। उन्हें बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मारा गया जो दिखने में एक्सीडेंट ही लगे, और कातिल ने सोच समझकर एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया कि किसी तरह भी हम उस तक ना पहुंच पाए। वेल, मेरा इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रहा है, लेकिन मैंने सोचा कम से कम जिस बारे में मैं श्योर हूँ वो आप सभी से शेयर कर लूं। आई एम टेलिंग यू फैंटम, ये शिवेंद्र ही मर्डरर है। तुम कबूल क्यों नहीं लेते शिवेंद्र? आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट गेटिंग एन इंच ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मेरे जीते जी तो कभी नहीं। विशाल जी, आपकी बातों से तो लगता है जितना प्यार आपको इस प्रॉपर्टी से है किसी और को नहीं। व्हाट डू यू मीन? इस प्रॉपर्टी के लिए खून तो आप भी कर सकते हैं। हाउ डेयर यू इन माय ब्लडी हाउस? विशाल प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। देखिए, फिलहाल मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मुझे 1-2 दिन और दीजिए, कातिल आपके सामने होगा। एंड नाउ एक्सक्यूज मी। और ये कहकर मैं डाइनिंग टेबल से उठ गया। मैंने जानबूझकर इन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी ताकि अब देखूं किस पर क्या इम्पैक्ट होता है इस फैक्ट का। कातिल अगर प्रोफेशनल नहीं हो तो ऐसी बातों से हड़बड़ा जाता है। मैं जानता था इस वक्त मुझसे इनमें से कई लोग मिलकर बात करना चाहेंगे, सो मैं तुरंत ही अपने रूम में चला गया और लेट गया। ऑल्सो मैं काफी थक चुका था, सो मुझे नींद भी फौरन आ गई। अगली सुबह मैं जल्दी उठकर मैंशन के बाहर गार्डन में आया तो देखा वहां रायमा योगा कर रही थी। मैंने उसे एक स्माइल दी और मैं वहीं वॉक करने लगा। थोड़ी देर बाद रायमा ने अपना योगा मैट रोल करते हुए मुझे आवाज दी, फैंटम
ये नाम कैसे पड़ा तुम्हारा? बस आसमान से जब टपका मैं नीचे था और मेरे इस जवाब पर रायमा मुस्कुराई। पहली बार रायमा को मुस्कुराते देखा और बाय गॉड जी किया आई लव यू कह दूं। तुम मुझे हमेशा चेकआउट क्यों करते रहते हो? मैं भी सस्पेक्ट हूँ। जब आप आईने के सामने खड़ी होती हैं तो आपका आईना आपको चेकआउट करता है। और रायमा फिर मुस्कुराई और बोली, तुम प्रिया से मिले हो? मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने बताया उसकी लड़ाई हुई थी गायत्री के डेथ के पहली रात? किस बात पर? वो तो नहीं पता, बस मेरे कमरे में उनकी आवाज आ रही थी। सो इतना ही सुना मैंने कि प्रिया गायत्री को ब्लेम कर रही थी कि गायत्री ने जानबूझकर प्रिया की लाइफ बर्बाद कर दी, और गायत्री ने प्रिया को डांटा कि शुक्र मना, विवेक कुछ नहीं जानता प्रिया के बारे में, वरना मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया इसके आगे। चलिए ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। जी। और ये कहकर वो अंदर चली गई। बड़े पहुंचे हुए कमीने रहते हैं इस घर में, रह रहकर तीर छोड़ते हैं एक दूसरे पे। ब्रेकफास्ट पर कोई भी नहीं आया, बस कनिका मेरे साथ बैठी, मेरे लिए कॉफी बनाकर भी लाई थी। सो मैंने उससे पूछा, प्रिया और गायत्री की लड़ाई हुई थी कभी? नहीं तो, नो आइडिया। क्यों, किसने कहा? रायमा बता रही थी। पिच, पता नहीं क्या दुश्मनी है रायमा को प्रिया से। जब मौका लगता है उसके पीछे पड़ जाती है। चलो कोई नहीं। कनिका मैं निकल रहा हूँ, लंच भी हो सकता है बाहर ही करूं। मैं उठा और जैसे ही बढ़ने को था, फैंटम प्लीज बताओ ना, मुझे तो बता दो तुम्हें किस पर शक है। तुम पर। ये कहकर मैं मुस्कुराया कनिका को टीज करते हुए, लेकिन नो प्रॉब्लम, तुम बेशक मुझे इन्वेस्टिगेट इंटरोगेट करो, जो चाहो करो, बस मुझे इतना बता दो कि विशाल ने नहीं किया है। और ये सुनकर मैं सीरियस हुआ। कनिका की आंखें भर आई थी। इस बार मुझे लगा कि कनिका सच में डर रही थी कि कहीं विशाल ने ही तो गायत्री को नहीं मारा। क्या इसीलिए कनिका ने मुझे बुलाया था? तभी मुझे एक एसएमएस आया। मैंने चेक किया, मुझे किसी को मिलना था, उसी का मैसेज था कि मैं टाइम से पहुंच जाऊं। सो मैंने कनिका का हाथ हल्के से दबाया, उसे रीएश्योर करते हुए। क्या रीएश्योर कर रहा था मैं भी नहीं जानता। और मैं वहां से निकला। मैं एडवोकेट टी.के. जोशी जी को मिल रहा था, गायत्री के लॉयर। वैसे मैंने विशाल से दोनों विल्स की कॉपी मांगी थी, लेकिन जब विशाल ने खुद से कल शाम को कुछ नहीं कहा तो मैंने सोचा मैं खुद ही एडवोकेट से क्यों ना मिल लूं। कल जो न्यूज़पेपर ऑफिस में टाइम बिताया था पुराने अखबार पढ़ते हुए, तो मुझे काफी जानकारी मिल गई थी। गायत्री का लॉयर कौन है, गायत्री के फ्रेंड्स कौन थे, एमिलीज का ओनर कौन है, वगैरह वगैरह। ठीक 9 बजे मैं एडवोकेट जोशी जी के ऑफिस पहुंचा। वो तैयार थे। सो जैसे ही मैं एडवोकेट जोशी जी के सामने बैठा, उन्होंने मेरे आगे 3 विल्स की कॉपी रखी, ये कहते हुए कि गायत्री ने अपने जीते जी 3 विल्स बनवाई थी। सबसे पहली आज से 10 साल पहले, जिसके अनुसार उनकी सारी संपत्ति 3 हिस्सों में बंटनी थी, और ये 3 हिस्सों के हकदार हैं विशाल रावत, विवेक रावत और रायमा रावत। फिर आज से 4 साल पहले गायत्री ने अपनी दूसरी विल बनवाई, सिर्फ रायमा रावत के नाम, और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। आज से 3 महीने 11 दिन पहले गायत्री ने अपनी आखिरी विल बनवाई, अपने पति शिवेंद्र के नाम। ये तीनों विल्स मैंने ही बनाई हैं, और मैं गवाह हूं कि गायत्री पर कोई दबाव नहीं था। ये विल बनाते समय गायत्री पर कोई दबाव डाल भी नहीं सकता था। शी वॉज लाइक क्वीन एलिजाबेथ ऑफ देहरादून। ये जेरोक्स कॉपी मैंने आपके लिए ही बनाई है, आप इसे रख लीजिए। उम्मीद करता हूं आप जिम्मेदारी से काम लेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, वरना मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। यदि कुछ पूछना हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। नमस्ते। एडवोकेट जोशी जी तो चले गए, लेकिन मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अब तक तो हर कोई सिर्फ 2 विल्स की बात कर रहा था, ये तीसरी विल का जिक्र किसी ने क्यों नहीं किया? जोशी जी की बात से ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा मुझे कि ये तीसरी विल जो रायमा के नाम थी उसके बारे में सबसे छिपा कर रखा गया था। फिर हर किसी ने, इंक्लूडिंग रायमा ने, मुझसे ये बात क्यों छिपाई? मैंने तीनों विल्स की कॉपी को फोल्ड करके अपने बैग में रखा और मैं वापस मार्शल्स के लिए निकला। मुझे पहले विशाल से बात करनी थी। जैसे ही मैं एडवोकेट जोशी जी के ऑफिस से निकलकर सड़क पर आया तो एक स्कॉर्पियो जीप तेजी से मेरी तरफ आकर मुझसे बस 1 कदम दूर रुकी। उसमें से 3 बंदे निकले और इससे पहले कि मैं ये सब
समझ पाऊं, इन तीनों ने मुझे हॉकी स्टिक से मारना शुरू कर दिया। बाय द टाइम किसी तरह मेरे हाथ एक की स्टिक लगी और मैं खींचूं उसके हाथ से, वहां मौजूद आम जनता ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया था और ये तीनों बंदे तुरंत वापस गाड़ी में बैठे और गाड़ी डबल तेजी से निकल गई। मैंने नोट किया उन्होंने गाड़ी के नंबर प्लेट पर काला कपड़ा चढ़ाया हुआ था। काफी चोट लग चुकी थी मुझे इतनी देर में, क्योंकि जब मैंने उठने की कोशिश की तो मैं नहीं उठ पाया। नेचुरली मैं लोकल तो नहीं दिख रहा था, सो जमा हुई भीड़ में से भी कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। मुझे अपनी लाचारगी महसूस हुई। मेरी एक टांग हिल नहीं रही थी, एक हाथ में गजब का दर्द हो रहा था। मेरी शक्ल पर जमीन की खरोंचें लगी हुई थी और मेरी बाईं आंख सूजने लगी थी। आंख के ऊपर आईब्रो के बगल से खून बह रहा था। वहशी प्रेम के लेखक और निर्देशक हैं सत्यम त्रिपाठी, संगीतकार वरुण राव और इसे पेश करने वाले कलाकार थे कार्तिक सीतारमन, श्याम रावत, जयवर्धन वर्मा, तृप्ति खामकर, वीरा सक्सेना, चारू गुप्ता, अक्षय झा और सत्यम त्रिपाठी एज फैंटम पांडे। जरूर सुनिएगा फैंटम पांडे का दिलचस्प केस वहशी प्रेम का चौथा और अंतिम भाग सिर्फ बुक माई शो जूक बॉक्स पर। इस प्रोग्राम के निर्माता हैं IVM पॉडकास्ट्स।